सम्राट चौधरी जाते हैं, एक भोज देते हैं। उस भोज में उनके समर्थक, उनके विरोधी, उनसे जिनकी नाराज़गी है, जो उनके बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, सभी लोग पहुँचे। सम्राट चौधरी ने उसमें बहुत ही बेहतर हॉस्पिटैलिटी दी। वो कहीं ऐसा ना कि एनडीए गठबंधन के भीतर विद्रोह का कारण बन जाए। जो लोग ये कह रहे हैं, उन लोगों को ये भी समझना होगा कि नीतीश कुमार को समाप्त होने के बाद 2014 से ही कही जा रही है। दिल्ली से लौटते हुए सम्राट चौधरी सबसे पहले जाकर के नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं और नीतीश कुमार को सारी परिस्थितियों स्थितियों से अवगत कराते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं, उन लोगों को ये भी समझना होगा कि नीतीश कुमार को समाप्त होने के बाद 2014 से ही कही जा रही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आप भारत लाइव देख रहे हैं और आज हम भीतर की बात में कुछ ऐसी बातें लेकर के आए हैं जो कहीं न कहीं बिहार की राजनीति को प्रभावित भी कर रही है और बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का इम्पैक्ट भी पैदा कर रही है। हम इसलिए बता रहे हैं कि बिहार में नई सरकार के बनने के बाद अब तक उथल-पुथल देखने को नहीं मिला था। लेकिन आप जानते हैं कि ज्वार-भाटा को बहुत दिनों तक रोक करके नहीं रखा जा सकता है और ये ज्वार-भाटा कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन के भीतर आना शुरू हो चुका है। इसकी कल्पना, इसकी परिकल्पना तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन जैसे ही एक मोड़ आया, उस मोड़ पे जाना किधर है, वहाँ तय होने लगा। आपको पता होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद लैंडस्लाइड विक्ट्री जो हुई, बिहार में भी हुई, उत्तर प्रदेश में भी हुई, 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, उसमें भी आपने देखा कि क्या कुछ निकल के आया। एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बेहतरीन पोज़ीशन में आई। लेकिन उसके बाद तुरंत हुए चुनाव में जो परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति को लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी और जनता दल यूनाइटेड संतुष्ट नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के लोगों को ऐसा लगता है और अब तो एनडीए के घटक दलों को भी ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी उस तरह से कस के नहीं पकड़ी हुई है। उसका प्रभाव जो है थोड़ा कम है और यही कारण है कि एकमात्र सीट जिस पर चुनाव हुआ था, एनडीए गठबंधन की करारी हार हुई। जदयू की हार को अलग-अलग नजरिए से देखा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा सही ढंग से इस सीट पर मेहनत नहीं की गई। हालांकि कहा यह जाता है कि ये चुनाव तो पैसे के खेल वाला था, लेकिन कमजोर उम्मीदवार नहीं थे पैसे में भी अगर देखा जाए तो जिनकी हार हुई है। इन सभी बातों के साथ-साथ अब एक नई बात सामने आ गई है और नई बात में दिल्ली में सम्राट चौधरी जाते हैं, एक भोज देते हैं। उस भोज में उनके समर्थक, उनके विरोधी, उनसे जिनकी नाराज़गी है, जो उनके बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, सभी लोग पहुँचे। सम्राट चौधरी ने उसमें बहुत ही बेहतर हॉस्पिटैलिटी दी। खुद लोगों को एक-एक करके छोड़ने के लिए दरवाजे तक आए। ये सब कुछ देखने को मिला और सब कुछ हुआ। आकर के तुरंत नीतीश कुमार से मिले भी। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें कहा यह जा रहा है कि एमएलसी चुनाव जो होने जा रहा है 9+1 10 सीटों का, उसमें जो परिस्थिति बनी है, वो कहीं ऐसा ना कि एनडीए गठबंधन के भीतर विद्रोह का कारण बन जाए। वैसे तो सब कुछ ठीक-ठाक नज़र आ रहा है। राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा कि सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार को जिताने में सफल हो गए। लेकिन जो अब स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें जीतन राम मांझी ने पेंच फंसा दिया है और वहीं नीतीश कुमार का डिमांड है कि उनकी जो सीटें हैं, वो सीट उनको चाहिए। हमने आपको कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जैसे ही तिथि की घोषणा हुई थी, नामांकन अभी से जो आप खबर देख रहे होंगे 24 घंटे बाद शुरू हो जाएगा और 1 जून से जो नामांकन होने जा रहा है, उसकी जो अंतिम 18 तारीख को इसमें चुनाव भी होना है। अगर जरूरत पड़ी तो वोट भी पड़ेंगे, लेकिन ये तब होगा जब 9 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े होंगे, क्योंकि एक सीट जो हमने बार-बार बता रहे हैं वो नीतीश कुमार वाली खाली हुई है। उस पर क्या परिस्थिति, क्या स्थिति रहती है, वो तो सीधा-सीधा नजर आ रहा है कि वो उपचुनाव है तो उसमें बहुत ज्यादा झमेला नहीं है। उसमें एनडीए गठबंधन जिसको चाहेगा और लगभग वो क्लियर है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को उनकी जगह उम्मीदवारी दी जाएगी। लेकिन
जो असल बात है वो ये है कि सम्राट चौधरी के भोज में सब कोई नजर आए, चेहरों की लिस्ट आपने देखी होगी, हमने भी खबरें की है, लेकिन उस भोज में कौन शामिल नहीं हुआ, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। और इस महत्वपूर्ण कारण को खोजने जब आप निकलिएगा तो आपको याद आने लगेगा 2017, आपको याद आने लगेगा 2022। हालांकि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में अब उतनी ताकत नहीं रह गई है कि बिहार में कोई राजनीतिक उथल पुथल कर पाए, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं उन लोगों को यह भी समझना होगा कि नीतीश कुमार को समाप्त होने के बाद 2014 से ही कही जा रही है। 2014 में जब लोकसभा में उनको मात्र 2 सीटें आई थी तो लोगों ने कहा था कि जदयू समाप्त हो गई और भारतीय जनता पार्टी जो इस देश में अपने दम पर सरकार बना ली थी, उस भारतीय जनता पार्टी को घुटनों के बल यहां बिहार में ला दिया। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार दिल्ली से लौटते हुए सम्राट चौधरी सबसे पहले जाकर के नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं और नीतीश कुमार को सारी परिस्थितियों स्थितियों से अवगत कराते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद है ना कि नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से एक एक मिनट मिनट का अपडेट लिया और ये कहीं ना कहीं बताता है कि नीतीश कुमार में परिपक्वता राजनीतिक रूप से बिल्कुल वही है, वही टसन है। और नीतीश कुमार ने अभी भी भले ही रस्सी से भारतीय जनता पार्टी का गर्दन अलग कर दिया हो, खूंटे से अलग छोड़ दिया हो, लेकिन खूंटा और रस्सी अभी भी जदयू के दरवाजे के बगल में अभी भी गाड़ा हुआ है, ज्यों का त्यों है, उसमें कभी भी किसी दूसरे का प्रवेश हो सकता है। अब जो परिस्थिति बनी है उसमें हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं और बताते हैं कि ये पूरी कहानी जो है वो क्यों हम कहने जा रहे हैं। ये एमएलसी का चुनाव लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से भी ज्यादा मजबूत होने जा रहा है और उस पर ज्यादा परिस्थितियां बदलने वाली है। सीधे तौर पे आप समझिएगा कि ये जो परिस्थिति बनी है उसमें 2026 में एक परीक्षा तो सम्राट चौधरी की हुई जिसमें वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, लेकिन दूसरी परीक्षा उनकी और कड़ी है। एक तरफ जहां विजय सिन्हा ये कहते हैं कि तैयारी कुछ और करते हैं, सब्जेक्ट ही बदल जाता है, क्वेश्चन ही बदल जाता है, ये सारी बातें वो कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस पर डिफेंड भी किया है, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि इन 9 सीटों के चुनाव में जो कि विधायकों के संख्या बल के आधार पर होता है, उसको लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि इसमें से सीधे सीधे तौर पे नजर आ रहा है कि एनडीए गठबंधन के पास 8 सीटें जा रही हैं। एक सीट महागठबंधन यदि एकजुट रहता है तो उसके पास जा रही है, लेकिन अगर राज्यसभा जैसा कुछ हो जाए तो क्या होगा। ऐसे में जो सीटें खाली हो रही हैं उसका आंकड़ा भी हमने आपको बताया था और हमने आपको बताया था कि 9 सीटें जो खाली हो रही हैं उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे से अधिकांश सीटें खाली हो रही हैं। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार का तो अलग कर दीजिए आप, उनके सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन गुलाम गौस, भीष्म सहनी, कुमुद वर्मा और मोहम्मद फारूक, ये 4 सीटें खाली हो रही है और नीतीश कुमार को इन 8 सीटों में से यानी 9 सीटों में से उनको 4 सीट चाहिए। जब इनको 4 सीट चाहिए तो क्या जीतन राम मांझी को नहीं चाहिए? ये इतना इंपॉर्टेंट एनडीए का मीटिंग जिसमें बहुत सारे फैसले होने थे, कहा तो ये जा रहा है कि इसमें कोई भी फैसला नहीं हुआ है, ये सामान्य मुलाकात थी, एक कटसी मीटिंग थी, एक कटसी भोज थी, लेकिन संजय झा और ललन सिंह का होना, चिराग पासवान का इस भोज में आना और जीतन राम मांझी का नहीं आना, वहीं उपेंद्र कुशवाहा का उपस्थित रहना, ये कुछ अलग कहानी नहीं कह रहा है। आपके जहन में भी बात होगी जब आप जीतन राम मांझी की पार्टी के किसी सदस्य से, प्रवक्ता से या जीतन राम मांझी से पूछिएगा तो वो कहेंगे कि उनको गया में कुछ इमरजेंसी मीटिंग थी, लेकिन भोज तो अचानक से होता नहीं है। ये पूरी तैयारी, सारा निमंत्रण पहले से होगा, क्योंकि सभी लोग मौजूद थे तो इसका मतलब है कि ये जानकारी सबको पहले से दी गई है कि 28 तारीख के डेट में सम्राट चौधरी के साथ एक भोज होगा जिसमें डिनर डिप्लोमेसी की जाएगी और 27 तारीख को ठीक उससे पहले लालू प्रसाद के पौत्र तेजस्वी यादव के बेटे का जन्मदिन था, वहां भी एक डिनर डिप्लोमेसी और उसी दिल्ली में हो रही थी, गुड़गांव में।
अब इन सभी परिस्थितियों को यदि आप एक जगह समेट करके देखें तो सीधा सीधा नजर आता है कि नीतीश कुमार का डिमांड और जीतन राम मांझी ने जो ऑफिशियली कहा है कि 9 सीटों में से उन्हें भी एक सीट चाहिए। आप उपेंद्र कुशवाहा को दे सकते हैं, मैंने पहले आपको बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा को दे सकते हैं जो वहां से भी हार जाते हैं, वहां से भी हार जाते हैं, 5 सीट मिलता है, चारे पर टिक जाते हैं और हम 5 में 5 जीत के आते हैं। एक सीट देते हैं, हम उसमें भी जीत करके आते हैं। हमारे साथ वादा हुआ था, वो वादा अभी तक अधूरा है। हमें भी एक एमएलसी की सीट चाहिए। क्या हम भी, इंटरनल बात मैं आपको बता रहा हूं, क्या हम भी अपने किसी पारिवारिक सदस्य को या किसी सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल करा दें और उसके बाद मजबूर करें भारतीय जनता पार्टी को कि वो हमें भी एक एमएलसी की सीट दे? उनका सीधा सीधा तंज और इशारा जो है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ हो रहा है। जब उपेंद्र कुशवाहा को इतने सारे गिफ्ट दिए जा सकते हैं तो हमें क्यों नहीं? क्योंकि हम तो उनसे मजबूत सपोर्टर हैं। अब ऐसी स्थिति में एक तरफ नीतीश कुमार का डिमांड और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का डिमांड और जीतन राम मांझी का उस भोज में शामिल नहीं होना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस मीटिंग में 2 लोगों को भेजा गया था या गए थे। आजकल कहा यह जाता है, जदयू के किसी नेता से पूछिए जो नीतीश कुमार के डाई हार्ड फैन हैं, वो यही कहते हैं कि अपनी मर्जी से ललन सिंह और संजय झा फैसला लेते हैं। कुछ लोगों ने तो ललन सिंह और संजय झा को लेकर के क्या क्या कहा है, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, उस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप तो सब जानते ही हैं। ऐसी स्थिति में ललन सिंह और संजय झा ने जो फैसला ले लिया, क्या उस फैसले पर नीतीश कुमार टिके रहेंगे? क्या उस फैसले की जानकारी वो दोनों उनको दे चुके हैं? सम्राट चौधरी से मुलाकात दिल्ली से लौटते ही होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि सम्राट चौधरी ही नीतीश कुमार को ये बताने और ये समझने समझाने, सामंजस्य बिठाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि एमएलसी की सीट में से किसे क्या दी जाए। निश्चित रूप से जीतन राम मांझी जब प्रेशर में आएंगे तो क्या करेंगे? आपको पता है कि वो मंत्रिमंडल से बाहर होने में भी जरा देर नहीं करते हैं, कई बार ऐसा हो चुका है। सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के बारे में ही बात नहीं कही जाती है, जीतन राम मांझी के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से उन्होंने रातों रात अपने आप को अलग कर लिया जब नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ थे। खैर, अब इन सारी बातों को लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और संजय प्रकाश, इन दोनों की सीटें भी खाली हुई है जिसमें चुनाव होने हैं। इसके अलावा सुनील सिंह और भगवान कुशवाहा की भी सीटें खाली हुई हैं, विधायक बन गए हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें से जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं एक पेच फंसा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पुत्र को मंत्रिमंडल में शामिल करा दिया, इसलिए उन्हें एक सीट चाहिए। उनका मानना यह है, उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा टाई अप है। तो जो लोकसभा के चुनाव में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उससे बात कर लीजिए, या विधानसभा के समय में हुआ था उससे बात कर लीजिए। दोनों में अगर बात हुई होगी तो दोनों के साथ एक समान बात हुई होगी, क्योंकि दोनों को 5-5 सीटें मिली थी। 4 सीट देने की बात चल रही थी उपेंद्र कुशवाहा को, उन्होंने नहीं स्वीकार किया था और दिल्ली से पटना तक की दौड़ लगी थी। उनकी पार्टी के भीतर भी विद्रोह जबरदस्त, अभी विद्रोह शांत नहीं हुआ है। एक जगह दिखते जरूर हैं लेकिन है नहीं, ये बातें अभी भी कही जा रही हैं। अब ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेंच जो है वो जीतन राम मांझी ने फंसा दिया है। अगर जीतन राम मांझी पेंच फंसा देते हैं तो नीतीश कुमार के डिमांड को भी पूरा करना होगा। ऐसी स्थिति में इन 9 सीटों में एक सीट आप सीधे सीधे महागठबंधन की तरफ ठेल दीजिए और 8 सीटों पर चुनाव होगा। 8 में से 4 सीट जो है वो जो खाली हो रही है वो सीटें चारों चाहिए नीतीश कुमार को। बाकी बचती है 4 सीट। एक सीट इसमें से उपेंद्र कुशवाहा को ऑलरेडी दिया जा चुका है। इसलिए दिया जा चुका, हम कह रहे हैं कि उनके पुत्र को दोबारा जब मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो ये बात तय थी कि उनकी उम्मीदवारी पक्की है और एक जो है एमएलसी की सीट उनको दी जाएगी। तो 4 में से अब बचते हैं 3 में से एक सीट जो है वो चिराग पासवान को हर हाल में चाहिए, उस मीटिंग का हिस्सा रहे हैं, तो एक सीट उनको देते हैं, बाकी बचता है 2। अब इन 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एक सीट
और एक सीट हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को दे करके अपने गठबंधन को और मजबूत और पुख्ता बनाएगी, या फिर नीतीश कुमार को मजबूर करेगी कि वो अपनी सीटें छोड़े। एक सीट भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से छोड़े और एक सीट नीतीश कुमार अपनी तरफ से छोड़े। तो ऐसी स्थिति में यह फैसला नीतीश कुमार को करना है, संजय झा और ललन सिंह को करना है, या कोई और फैसला करेगा। जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली का रिपोर्ट और बिहार की सरकार में क्या क्या हो रहा है उसकी रिपोर्ट मंगाते हैं विजय चौधरी से कि सरकार के भीतर क्या हो रहा है, आपको हमने इसीलिए भेजा था कि आप मुझे पल पल का अपडेट दें। अपडेट आप नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या। और जैसे ही ये रिपोर्ट मांगते हैं तो पूरे एनडीए गठबंधन में खलबली मच जाती है। अब देखना होगा कि ये जो एमएलसी की सीट है वो फिर से कहीं पासा तो नहीं पलट देगी। इस बात की चर्चा पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही है। दिल्ली के भोज, और वो भी भोज दो तरफा। एक भोज आपको पता है कि लालू प्रसाद का था और दूसरा भोज सम्राट चौधरी का था। नीतीश कुमार इन दोनों भोज से अपने आप को अलग रखे, लेकिन उनकी नजर हर छोटी छोटी घटनाओं पर है। नीतीश कुमार और ज्यादा फ्री हो गए हैं और कहा जाए तो खुला सांड की तरह अब वो किसी पर अटैक करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो सीधे तौर पे आप ये मान के चलिए कि एक सीट तो रिजर्व कर लिया उन्होंने अपने पुत्र के लिए, निशांत के लिए, जो उनकी खुद की सीट है, लेकिन इन 9 सीटों में से उनको 4 सीट चाहिए। बाकी की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी कैसे सामंजस्य बिठाती है, एक टेढ़ी खीर है, और इस खीर को कैसे बेहतर ढंग से स्वादिष्ट पका पाएंगे सम्राट चौधरी और संजय सरावगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ी है जहां से आप भले ही इस बात को बार बार कह लें कि कुछ नहीं होना है, लेकिन कब कुछ हो जाए सियासत में कहना बड़ा मुश्किल होता है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, आप क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।